अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि आज का जो सेशन है वो आपका फर्स्ट सेशन है ना, और जो फर्स्ट सेशन है ये आपका है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, राइट। तो इनिशियली अगर अपन बात करें कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तो इस पे तो अपन आएंगे, लेकिन इसके भी पहले अगर अपन बात करें तो बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, जो कि इनिशियल लेवल पर आपको पता होना चाहिए, है ना। अब वो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो वैसे तो इनिशियली आप अगर जावा पर आए हैं, है ना, जावा का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जावा के कंटेंट को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, तो उसके पहले ये प्री रिक्विजिट है कि आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियल लेवल पर आती है। नहीं भी आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि हम कैसे क्या डेटा को प्रिंट करते हैं, क्यों प्रिंट करते हैं, कैसे क्या आउटपुट जनरेट करते हैं, कैसे लॉजिक फ्रेम करते हैं, क्या लूप होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या एरे होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास में है ना, विद द हेल्प ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, तो उस केस में जावा बहुत आपको सिंपल और ईजी लगेगी। इन केस अगर ये फंक्शनलिटीज, ये सारे कंसेप्ट अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा में ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, राइट। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि आपका जो सेशन है इसमें हमें यहाँ पर अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है, तो इंट्रोडक्शन भी हम बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो अब अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसके भी पहले सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, है ना, कि लैंग्वेज मतलब आप क्या समझते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है लैंग्वेज की, लैंग्वेज मतलब अब आप यहाँ पर क्या समझते हैं। तो अब अगर अपन बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज मतलब होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसको एक अपन एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास में है एक यूजर, मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक यूजर, है ना, यूजर क्या, यूजर ए। फिर मैंने बोला मेरे पास में एक और यूजर है, यूजर बी, राइट। अब यहाँ पर इनिशियली अगर हम बात करें तो एक यूजर है ए, एक यूजर है बी। अब यहाँ पर यूजर ए को यूजर बी से कम्युनिकेट करना है। अब यूजर ए को यूजर बी से कम्युनिकेट करना है, मतलब अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने व्यूज, है ना, शेयर करना है, ए को बी से और बी को ए से। अब इन दोनों ही यूजर के बीच में अगर मुझे यहाँ पर ये सारी फंक्शनलिटीज अगर इम्प्लीमेंट करना है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है ना, फंक्शनिंग परफॉर्म करवाना है, तो दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के बीच में कॉमन होगी क्या, कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, एक यूजर है ए, है ना, इफ यूजर ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद यूजर बी एंड सिमिलरली और वाइस वर्सा, यूजर बी आल्सो वांट्स टू कम्युनिकेट विद यूजर ए, in that case the communication only established when there is a common language in between them। जब दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक कॉमन लैंग्वेज अगर होगी तो ही ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन होना चाहिए, लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि ये लैंग्वेज क्या होगी, तो वो लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, वो लैंग्वेज आपकी हिंदी हो सकती है, ठीक है, वो लैंग्वेज आपकी यहाँ पर इंग्लिश हो सकती है, वो लैंग्वेज आपकी यहाँ पे मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आई है कि अगर किसी यूजर ने या किसी ने पूछा कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है ना, अगर किसी ने पूछा कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज के केस में अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर लैंग्वेज के केस में अगर कोई आपसे पूछता है कि लैंग्वेज मतलब क्या, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप सिंपली ऐसा बोलोगे, लैंग्वेज एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर किसी ने आपसे पूछा कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है, व्हाट यू नीड टू आंसर, लैंग्वेज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, है ना, लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज यहाँ पर कैसे काम कर रही है, एक्ट कर रही है एज अ मीडियम, किसका मीडियम, आपके कम्युनिकेशन का। क्लियर है। वहीं अगर मैं थोड़ा से सिचुएशन को मोल्ड करता हूँ, फ्रेम करता हूँ, और फ्रेम करने में मैंने बोला कि अब किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है। तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो अब उस केस में मैं यहाँ पे नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती तो बोल नहीं सकता, तो फिर अब उस केस में क्या होगा, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिनेरियो आएगा भी किस केस में। तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिनेरियो की, तो उस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर एक यूजर है, यूजर ए, and if user A wants to communicate with a machine, if user A wants to communicate with a machine, अब यूजर ए को कम्युनिकेट करना है मशीन से, तो उस केस में यूजर ए मशीन से हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती में तो कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो फिर अब उस केस में क्या होगा, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन तो एस्टेब्लिश करवाना है,
तो उस केस में भी यहाँ पे कॉमन तो क्या होगी, कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर वो जो लैंग्वेज जो कॉमन होगी, और वो लैंग्वेज क्या होगी यहाँ पे, तो वो लैंग्वेज होगी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज क्या होगी कॉमन आपकी यहाँ पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So if user wants to communicate with the machine, and in that case there is a common language in between both of them, and that language is termed as programming language। और वो language कुछ भी हो सकती है, C हो सकती है, C++ हो सकती है, PHP, Python, .NET, Java, etc etc। लेकिन इस केस में आप डायरेक्टली भी ये लैंग्वेज से कम्युनिकेट तो करोगे, लेकिन मशीन डायरेक्टली भी ये लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करती है। तो फिर उस केस में क्या और कैसे, वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अब अगर हम बात करें कि अब दोनों के बीच में कॉमन क्या होगी, एक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज क्या होगी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब अगर हम बात करें कि कैसे क्या वर्क फ्लो जमेगा, है ना, कैसे क्या यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब निकलेगा, कैसे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्लासिफाई करेंगे, तो वो सारी चीजें अगर हमें देखना है तो अपन आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बेसिकली होता क्या है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो अब आप इस केस में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, आप ऐसे बोलेंगे इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड अदर syntaxes, है ना। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड अदर syntaxes which is mainly used to create a software। मतलब आप क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड अदर सिंटैक्सेस यूज्ड टू सिंटैक्सेस व्हिच इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, जिसको आप मेनली यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अगर हम बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मेरे पास में क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर यहाँ पर कमांड्स होंगी और अदर सिंटैक्सेस होंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला इसके अलावा फिर से मेरे पास में यही चीज होगी, इसके अलावा फिर से मेरे पास में यही चीज होगी। अब इसके बाद में क्या होगा, अब ये तो मेरे पास में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, अदर सिंटैक्सेस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और अदर सिंटैक्सेस, ये तो मेरे पास में क्या हुआ, आ गए, राइट। अब इससे मिलकर क्या बनेगा, अब इससे मिलकर क्या बनेगा, तो अब उस केस में आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो अब इससे मिलकर क्या बनेगा, तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो इससे मिलकर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम बनेगा। फिर मैं यहाँ पर आया, सेम इससे मिलकर क्या बनेगा, तो इससे मिलकर प्रोग्राम बनेगा, सेम इससे मिलकर क्या बनेगा, तो इससे मिलकर यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा। मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर सिंपली ये हो रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और अदर सिंटैक्सेस है, इससे क्या मिलकर बना है यहाँ पर, तो इससे मिलकर यहाँ पे प्रोग्राम बना है आपका। एक सेकेंड, ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बना है आपका, यहाँ पर प्रोग्राम बना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इससे मिलकर, चलो ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम तो बन गया है आपका। अब ये जो प्रोग्राम बने हैं, है ना, अब ये प्रोग्राम से क्या बनेगा, तो इस प्रोग्राम से अगर अपन बात करें तो इस प्रोग्राम से बनेगा क्या आपका यहाँ पर, सॉफ्टवेयर। इस प्रोग्राम से मिलकर क्या बनेगा यहाँ पर आपका, सॉफ्टवेयर। क्लियर है? मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मुझसे किसी ने पूछा, है ना, क्या कि ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और अदर सिंटैक्सेस है, फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और अदर सिंटैक्सेस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और अदर सिंटैक्सेस है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे क्या कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और अदर सिंटैक्सेस है, इससे मिलकर क्या बनेगा, आपका प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे इससे ये प्रोग्राम बना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, अदर सिंटैक्सेस, इससे भी क्या बना है, प्रोग्राम बना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, इससे भी क्या बना है, प्रोग्राम बना है। और ये जितने भी आपके ये प्रोग्राम्स यहाँ पर बनेंगे, तो इन प्रोग्राम से मिलकर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनेगा। क्लियर है ना। अभी इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर अपना सेशन स्टार्ट ही किया है, जिसमें सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बेसिकली होता क्या है, राइट। तो अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सबसे पहले तो
अगर हम बात करें तो देखा जाता है लैंग्वेज कि लैंग्वेज मतलब होता क्या है। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, आपने बोला कि आपको जावा आती है, राइट? जावा इज सिंपली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है। जावा तो बात की बात है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज सिंपली एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कैसे? मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, आपको मुझसे कम्युनिकेट करना है, तो इन बिटवीन बोथ ऑफ अस देयर इज अ नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज, and that language act as a medium of communication. वहीं अगर अपन बात करें कि मुझे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, सिस्टम को मुझसे कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती से तो मैं कम्युनिकेट कर नहीं सकता। तो इन दैट केस देयर इज अ नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब किसी ने पूछा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो व्हाट यू नीड टू आंसर, यू सिंपली नीड टू आंसर दैट इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट होता है। किसका सेट होता है? आपके इंस्ट्रक्शंस का, कमांड्स का और अदर सिंटैक्सेस का, जिसको आप यूज क्यों करते हो, विच इज सिंपली यूज या विच इज मेनली यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ये एट दी एंड आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उससे आप क्या क्रिएट करोगे? एक सॉफ्टवेयर तो क्रिएट करोगे, एक एप्लीकेशन पे ही तो चाहोगे। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कमांड्स अदर सिंटैक्सेस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कमांड्स अदर सिंटैक्सेस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कमांड्स अदर सिंटैक्सेस सिंपली क्रिएट्स अ प्रोग्राम एंड ईच प्रोग्राम सिंपली मर्ज अप एंड फ्रेम अ सॉफ्टवेयर। अब अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम सी में लिखा होगा तो सी के प्रोग्राम्स को मिलकर क्या बनाए? सी का सॉफ्टवेयर बनाए। अगर ये प्रोग्राम्स आपके जावा में लिखे हुए हैं तो जावा के प्रोग्राम्स मिलकर सॉफ्टवेयर जो बनाए वो जावा में बनाए हैं। अगर ये प्रोग्राम्स आपके डॉट नेट में लिखे हुए हैं तो ये डॉट नेट के प्रोग्राम्स मिलकर आपका जो सॉफ्टवेयर बना है वो किसमें बना है? डॉट नेट में बना है। ये प्रोग्राम्स अगर पाइथन में लिखे हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर बना है वो किसमें बना है? पाइथन में बना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट? अब इसी को थोड़ा सा अगर आप मोल्ड करके अगर देखना चाहे तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सिंपली एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर इन बिटवीन यूजर एंड अ मशीन। यूजर और मशीन के बीच में, है ना, यूजर और मशीन के बीच में सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? एज अ इंटरमीडिएटर का काम करता है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि मैं यूजर हूँ, मेरा सिस्टम क्या है? मशीन है, और मुझे मेरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो देयर इज अ नीड फॉर अ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर होगा तभी ये ऑपरेट होगा, और अगर ये ऑपरेट होगा तभी मैं इससे डील कर पाऊंगा। अगर ये ऑपरेट ही नहीं होगा तो मैं इससे डील कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर और मीडिएटर इन बिटवीन यूजर एंड अ मशीन। यहाँ पर ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसको आप क्लासीफाई करते हो दो टाइप से। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप क्लासीफाई करते हो क्या? दो टाइप से। अब कौन से दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर आपके पास में? आप ऐसा बोल सकते हो, एक होता है आपके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक क्या होता है आपके पास में यहाँ पर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें कि ये तो चलो ठीक है, हमने ये देखा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके ये दो टाइप के होते हैं, है ना, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, है ना। इसमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके पास में? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें इसके आगे की चीज, तो अब उस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने यहाँ पे लिखा है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आप क्लासिफाई करते हो अलग अलग टाइप से। तो कौन कौन से टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, और सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, मशीन लैंग्वेज, या फिर आप ऐसा बोलोगे मिडिल लेवल, है ना। मतलब 3 टाइप से अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाई करें, तो फर्स्ट वन इज बाइनरी लैंग्वेज, या फिर आप ऐसा बोलो लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे क्या कैटेगराइज करेंगे, तो अब इसको अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हैं यहाँ पर, आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आता है आपके पास में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में फिर आप और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। इसके अलावा फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अपन यहाँ पर ऐसा कुछ उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आएगा आपके पास में मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर आएगा आपके पास में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम यहाँ पे इस लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। और अगर इसको 2 टाइप से अगर और क्लासिफाई करना है तो इसमें फिर क्या आता है आपके पास में, तो फिर आता है आपके पास में यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। एक तो आ जाता है बाइनरी लैंग्वेज, और फिर एक और क्या आ जाता है यहाँ पर आपके पास में, तो एक और आ जाता है आपके पास में असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज आएगा, यहाँ पर क्या आएगी आपके पास में असेंबली लैंग्वेज। अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, बाइनरी मतलब बाय मतलब टू मतलब यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 देंगे। अब 0 एंड 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो अब 0 1 के कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे। अब 0 1 का कॉम्बिनेशन मशीन तो समझ जाएगी, लेकिन यूजर जो ये इंस्ट्रक्शंस देगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। अब क्यों कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसने 0 1 का बहुत सारा कॉम्बिनेशन लिख दिया, और उस 0 1 के कॉम्बिनेशन में से कोई बीच वाले पार्ट में से 0 1 का कॉम्बिनेशन निकाल कर वापस से उसी से पूछा गया कि ये क्या लिखा है, तो क्या वो देखकर बता सकता है, क्या नहीं बता सकता है। तो उस केस में फिर क्या करना रहेगा, आपको वापस से उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है और ये लिखा क्या है। उसके बाद में फिर से अपन उसको क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंज या मॉडिफिकेशन करना है तो वो मॉडिफिकेशन करेंगे, और वापस से उसको रीट्रांसफॉर्म करके वापस से 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो विच इज सिंपली अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, और ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब होने की वजह से ये प्रोसेस ऐसा सही नहीं लगी कि अपन इसको फर्दर आगे लेकर आगे बढ़े। तो उस केस में उसको ओवरकम करते हुए जो नई लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, वो लैंग्वेज क्या थी आपकी, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में आप क्या करने लगे, तो असेंबली लैंग्वेज में आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, बोल तो नेमोनिक कोड, सिंपली ऐड फॉर एडिशन, sub for subtraction, mul for multiplication, cmp for comparing data, cpy for copying data, mov for moving data। तो ऐसे आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स क्या करने लगे, यहाँ पर यूज करने लगे। बट अब ये जो आप यूज करने लगे, तो यहाँ पर इसकी भी यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि सिंपल सी बात है कि असेंबली लैंग्वेज सिंपली ये बोलती है कि ये मेनली काम करेगी आपके प्रोसेसर्स को क्रिएट करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि किसी स्पेसिफिक टाइप के आर्किटेक्चर पे लिखा हुआ कोड दूसरे टाइप के आर्किटेक्चर पे काम नहीं करेगा। तो अब उस केस में ऐसा हो जाएगा कि अगर मैंने कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करी, कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई टास्क बनाया, और अगर मैंने स्पेसिफिक टाइप के आर्किटेक्चर पे उसको चलाया, अब वही टास्क अगर मुझे सब पे चलाना है तो मुझे आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ेगा। मतलब मेरे को हर एक आर्किटेक्चर पे जाके कोड को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, और तब वो चलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। अब आज आप देखेंगे कि
जो नॉर्मल अपने स्मार्टफोन्स आते हैं, है ना, उसके जैसे आपके कीपैड वाले भी फोन आते हैं, और कीपैड वाले फोन में भी आजकल ऐसा रहता है कि आप इंटरनेट अगर कनेक्ट करें तो वो कनेक्ट हो जाता है। उसमें भी अगर आप गूगल खोल के फेसबुक ओपन करेंगे तो उसमें भी फेसबुक चल जाती है। अब अगर ऐसा हो कि फेसबुक के लिए वो कीपैड वाले के लिए अलग कोड लिखेगा, फिर स्मार्टफोन के लिए अलग लिखेगा, टैबलेट के लिए अलग लिखेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए अलग लिखेगा, तो उसको कितना कोड, सेम कोड रिडंडेंट मैनर में लिखना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन फेमस होगी क्या, पॉपुलर होगी क्या, नहीं होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा आर्किटेक्चर वाइज स्पेसिफिकली अगर कोड लिखना पड़ रहा है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जॉब कंसिडर होगा। तो उस केस में इसको भी ओवरकम करते हुए जो नई लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई वो क्या थी, आपकी सी और सी प्लस प्लस। अब सी और सी प्लस प्लस में आप क्या करने लगे, तो सी और सी प्लस प्लस में आप कोड तो करने लगे, है ना, सी और सी प्लस प्लस में आप क्या करने लगे, यहाँ पर कोड तो करने लगे, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पर क्या लेकर आए, यहाँ पर हम सी लेकर आए, और सी के साथ में फिर क्या है यहाँ पर सी प्लस प्लस। अब सी और सी प्लस प्लस में आप कोड करने लगे, आप लाइब्रेरीज फंक्शंस वगैरह सब बनाने लगे, आपका काम होने लगा। लेकिन यहाँ पर जो सी और सी प्लस प्लस थी वो थोड़ा सा हार्डवेयर से ज्यादा कंपेटिबिलिटी परफॉर्म कर रही थी। मतलब कैसे कि अगर अपन बात करें कि जो सी प्रोग्रामिंग है और सी प्लस प्लस है, ये हार्डवेयर से इफिशिएंटली क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है और आपको आपका आउटपुट जनरेट करवा सकती है। अब हार्डवेयर से अगर इजीली कम्युनिकेट कर सकती है तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा डिपेंडेंसी की ओर जा रही है। क्या हार्डवेयर तो एक ही जगह रहेगा, अगर मैं मेरे सिस्टम की बात करूंगा तो मेरे सिस्टम का जो हार्डवेयर रहेगा वो तो मेरे सिस्टम में ही रहेगा और उससे इजीली तो डील कर लेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन को अगर कहीं और से डील करवाना है तो फिर उस केस में क्या। तो उस केस में यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि ये आपके हार्डवेयर से इजीली डील करने लगी, लेकिन ये वेब एप्लीकेशन या ऐसी कुछ फंक्शनलिटी जो कि रिमोटली काम कर जाए उससे थोड़ा सा पीछे थी। तो फिर वो फंक्शनलिटी को अगर आपको यहाँ पे अडॉप्ट करना था तो फिर से नई लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस आया, और वो फिर आपकी लैंग्वेजेस आई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फिर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो एग्जिस्टेंस में आई है ना, उसमें क्या थी आपके पास में, तो उसमें आपके पास में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई है, ठीक है। फिर जावा के बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में डॉट नेट एग्जिस्टेंस में आई, फिर उसके बाद में आपके पास में पाइथन एग्जिस्टेंस में आई, फिर उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हो पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी लैंग्वेज किसके अंदर कैटेगराइज हुई, फिर अब आपकी ये सारी लैंग्वेजेस आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैटेगराइज हुई। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि क्या हाई लेवल लैंग्वेज में कोई लिमिटेशंस नहीं है क्या, तो हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिमिटेशंस है। अब वो क्या लिमिटेशंस है, तो वो जनरलाइज लिमिटेशन नहीं है, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक लिमिटेशन है। मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, राइट, तो वो कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जावा प्रोग्रामिंग से भी बना सकता हूँ, डॉट नेट से भी बना सकता हूँ, पाइथन से भी बना सकता हूँ, पीएचपी से भी मैं बना सकता हूँ। अब जब मैं एक ही एप्लीकेशन को चारों उससे बना सकता हूँ तो फिर उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितनी आपको सिक्योरिटी चाहिए, किस लेवल का आपको कोड चाहिए। लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं कि जावा आपको मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू पीएचपी। पीएचपी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता। जावा के अंदर है ना बहुत सारे आपके पास में फ्रेमवर्क्स वगैरह अवेलेबल है ना, जो कि अपने आप में एक रोबस्ट लैंग्वेज कंसिडर होती है ना, ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है, ओआरएम टूल प्रोवाइड करती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ पीएचपी, तो पीएचपी सिंपली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंसिडर होती है, तो वो इतने ज्यादा फ्रेमवर्क्स टूल्स वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करती है। सिक्योरिटी की बात अगर अपन करें तो पीएचपी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी आपको अवेलेबल नहीं करवाती है। कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो एज कम्पेयर टू डॉट नेट जावा ज्यादा प्रेफरेबल होती है। पाइथन की बात करें तो आप ऐसा देखेंगे कि इनिशियली स्टार्टिंग जब हुई थी जावा की तो तब उस केस में तो जावा ही एक ऑलराउंडर के तौर पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2018 के बाद में पाइथन उसका एज अ कॉम्पिटिटर बना। पाइथन बहुत सारी चीजें अपने आप में एडवांस लेकर आया, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो पाइथन थोड़ा सा लिटिल बिट जावा को कम्पीट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा, बट स्टिल जावा में भी फंक्शनलिटीज एड ऑन होती गई, नए नए फीचर्स, नए नए कंसेप्ट एड ऑन होते गए। और सिमिलरली यहाँ पे जावा और पाइथन यहाँ पर अभी पैरेलल में चल रहे हैं। पाइथन का बूम थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए क्योंकि मशीन लर्निंग, एआई, एमएल है ना, ये सारी चीजें आपके जो मॉडल्स होते हैं है ना, जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे किसी का अगर इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ज्यादा है, स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th-12th में मीन मोड मीडियन आता है ना। फिर उसके अलावा भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट मॉडल्स होते हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं उसके अंदर, है ना।
कोरिलेशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएशंस वगैरह हो गया। तो जिसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वगैरह और थोड़ा मैथमेटिक्स का ज़्यादा मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फिर थोड़ा सा आपका AIML की ओर जाता है। इसमें सिंपली आपकी एल्गोरिथम्स वगैरह लगती है ना, EDAs लगते हैं, है ना, एनोमलीज वगैरह, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह, है ना, आप बोल सकते हो एनोमली डिटेक्शन वगैरह। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर इधर पाइथन में जाते हैं, आप एल्गोरिथम्स वगैरह सेट करते हैं और आपकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस रहती है, राइट। तो उसी में अगर अपन बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। तो ये अब जावा के क्या प्लस पॉइंट है, जावा के क्या नेगेटिव पॉइंट है, PHP के क्या प्लस पॉइंट है, PHP के क्या नेगेटिव पॉइंट है, पाइथन की क्या प्लस पॉइंट है, पाइथन की क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसके बेसिस पर आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट? ठीक है। तो ये तो सिंपल सा मैंने किसके बारे में ओवरव्यू दिया है आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है ना, कि अगर अपन बात करें कि जावा मतलब क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसे क्लियर करता हूँ और अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जावा के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, है ना। डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है ना। हर एक वर्ड का अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। आपको एक डेफिनेशन भी बोलते हैं, आपको एक प्रोग्रामिंग भी लिखते हैं, तो जो लिख रहे हो उसका कोई ना कोई मीनिंग है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली आपने कुछ भी लिख दिया और वो अपने आप चलने लग गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक डॉट भी लगाते हो, एक कॉमा भी लगाते हो, एक सेमीकोलन भी लगाते हो, तो उन सबका कुछ ना कुछ एक मीनिंग होता है। अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ तो अगर अपन बात करें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख रखा है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इट इज अ जनरल पर्पस, है ना। ये क्या है, जनरल पर्पस। अब ये जनरल पर्पस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पर्पस मतलब क्या होता है, तो पर्पस मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, द रीजन फॉर विच समथिंग इज नीडेड और समथिंग इज क्रिएटेड। पर्पस मतलब द रीजन फॉर विच समथिंग इज नीडेड और समथिंग इज क्रिएटेड, मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैंने किसी चीज को या तो क्रिएट किया है या फिर डेवलप किया है। तो क्या रीजन था जिससे आपने जावा को डेवलप किया है, तो विद द हेल्प ऑफ जावा वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जावा से आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या फिर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए आपको जावा की नीड यहाँ पर लग सकती है। मैंने एक ही स्टेटमेंट को दोनों तरफ से बोला, जावा से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ या डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुझे जावा की नीड लग सकती है। तो इट इज अ जनरल पर्पस। फिर बात आती है इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, तो इम्पेरेटिव मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं आज्ञाकारी। अभी आज्ञाकारी मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे दो नंबर को ऐड करना है। अब मुझे अगर दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर क्या थे, तो मेरे पास में जो मेरे नंबर थे वो थे 5 और 2। तो 5 + 2 हाँ सिंपली गिव्स अस 7। बट यहाँ पर बाय मिस्टेक क्या लिखा गया, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया है 5 - 2। तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 3। तो अब मैंने क्या बोला है, ये क्या है, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंपेरेटिव सिंपली मींस आज्ञाकारी, मतलब कि आपको क्या करना है, आपके माइंड में क्या है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, ये स्ट्रिक्टली वही
सिंपली गिव्स यू 3. केस सेंसिटिव क्या होता है? तो केस सेंसिटिव सिंपली मींस अपर केस अपने आप में अपर केस ही कंसिडर होगा, लोअर केस कंसिडर होगा. जैसे फेसबुक की बात करें, आपने आपका पासवर्ड अगर अपर केस में सेट किया है तो वो लोअर में आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और लोअर केस में सेट किया है तो वो अपर केस में आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, है ना. तो आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो जो कोड, जो क्लास, जो मेथड, जो सिंटेक्स, जो वेरिएबल जैसा आपको देकर रखा है, अपर तो अपर, लोअर तो लोअर, है ना. केस सेंसिटिव तो केस सेंसिटिव, है ना. आपका केमल केस तो केमल केस, पास्कल केस तो पास्कल केस, हबीब केस, है ना, स्नेक केस, जैसा आपको जो भी जिस भी केस में आपको देकर रखा हुआ है वो कोड वैसा ही कंसिडर होगा. अपने मन से कुछ भी अपन नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर अपन बात करें, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या होता है? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टर्मिनोलॉजी है ये आपने फर्स्ट टाइम आपके C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुनी होगी. जब C++ में आपने देखा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. इनिशियली अभी सिर्फ मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, लेकिन जब अपन आगे बढ़ेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो उस केस में आप क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब सिंपली बोलेंगे जो रियल वर्ल्ड से क्या करता है? डील करता है. अब रियल वर्ल्ड से डील करता है मतलब आपके पास में ऑब्जेक्ट होंगे, आपके पास में क्लासेस होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे, है ना. इससे आप क्या करेंगे? यहाँ पर डील करेंगे. तो इनिशियली अभी आप इतना ही समझे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो रियल वर्ल्ड से क्या करेगा? डील करेगा. ठीक है, करेगा कैसे, होगा कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे. क्लास बेस्ड, है ना. अब ये क्लास बेस्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास बेस्ड मतलब बेसिकली होता क्या है. तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी से डील करेगा. तो रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो सब क्या कंसिडर होती है? आपकी ऑब्जेक्ट. तो क्लास बेस्ड मतलब कि जहां पर आपके ऑब्जेक्ट का क्रिएशन क्लास के बेसिस पर हो वो कहलाता है क्लास बेस्ड. तो इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ऑब्जेक्ट तो क्लास के बेसिस पर ही बनते हैं, फंक्शन के बेसिस पर थोड़ी बनते हैं. तो ऐसा नहीं है. फंक्शन के बेसिस पर अगर आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटोटाइप बेस्ड. और जावा स्क्रिप्ट अगर आपने नाम सुना होगा, है ना, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, जो डिजाइनिंग में आप HTML CSS के साथ में आप पढ़ते हैं, बूटस्ट्रैप के साथ में, तो वो वाली जावा स्क्रिप्ट. तो उस केस में जावा स्क्रिप्ट सिंपली अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहां पर ऑब्जेक्ट का क्रिएशन प्रोटोटाइप से होता है, फंक्शन से होता है. लेकिन यहाँ पर जावा की बात करें, आपके C++ की बात करें, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है वो क्लास के बेसिस पे होता है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ क्लास बेस्ड. स्ट्रिक्टली टाइप्ड. अब ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब क्या होता है? तो स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल को डिफाइन किया, लाइक मैंने लिखा यहाँ पर a = 100. अब अगर मैंने यहाँ पर a = 100 लिखा है तो a के अंदर किस टाइप का डेटा आ रहा है? इंटीजर टाइप का डेटा आ रहा है. तो ये मैंडेटरी होगा मेरे लिए कि मुझे यहाँ पर इस स्पेसिफिक a का भी टाइप डिफाइन करना ही पड़ेगा, और वो टाइप होगा आपका इंटीजर, क्योंकि ये क्या होल्ड करके रख रहा है? यहाँ पर इंटीजर वैल्यू होल्ड करके रख रहा है. क्लियर है? तो अगर ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करके रखेगा तो उस केस में आप इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो आप उसे बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड है. अगर आपने यहाँ पे बोला है कि b = आपने लिखा है 20.72, तो अब ये 20.72 ये पॉइंट में है ना. अगर पॉइंट में है तो उस केस में मेरे को इस b का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या करेगा? यहाँ पर ये डबल वैल्यू होल्ड करके रखेगा. तो वेरिएबल का टाइप डिफाइन करना मेरे लिए मैंडेटरी है. क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद में आप क्या बोलेंगे? हाईली सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि मैंडेटरीली सिंटेक्स को फॉलो करता ही है. ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, कितना भी लिख दो, कैसे भी लिख दो. आपने HTML के बारे में पढ़ा है क्या? HTML आपने देखा है, वेब डिजाइनिंग देखी है, तो उसमें क्या होता है कि आपने HTML टैग ओपन करा, क्लोज नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा. आपने गलत भी अगर क्लोज कर दिया, गलत भी ओपन कर दिया, तो फिर भी स्टिल वो चल जाता है, आपको ऐसा कोई एरर नहीं देता है. डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अगर आपने कोई दो डिवीजन बनाए, दो सेक्शन बनाए, आपने प्रॉपर्ली बंद मतलब क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं किया, तो डिजाइनिंग दिखेगी लेकिन बस मैच होते हुए दिखेगी, बट स्टिल दिखेगी. ऐसा कोई एरर आके आपका पेज रुक नहीं जाएगा. बट यहाँ पर अगर आपने कोड में कुछ भी गड़बड़ी करी तो वो एरर देकर आपको वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा, आपका कोड प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा. क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू सिंपली नीड टू आंसर इट इज अ जनरल पर्पस, imperative, case sensitive, object oriented, class based, strictly typed and highly syntax based programming language. Along with this, it is also a computing platform.
अभी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझे कि अगर आपको अब यहाँ पे जावा की प्रोग्रामिंग करना है, राइट, वो बात मानी कि आप सब कुछ यहाँ पे स्क्रैच से पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप हेलो वर्ल्ड से पढ़ेंगे, एक एक लाइन से आप पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ये बताओ कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो जावा में आप एक लाइन लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिससे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एकदम स्क्रैच से एकदम फर्स्ट लेवल से आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना देखा। लेकिन अब आप एक चीज ये बताओ कि जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है, तो वो प्रिंट एलन एक मेथड है, उसका कोड तुमने लिखा क्या? सिस्टम का कोड लिखा क्या? सिस्टम नाम की क्लास आपने बनाई क्या? ऑब्जेक्ट ओबीजे OUT आउट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, वो आउट नाम का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है क्या? मेथड का डेफिनेशन पार्ट आपने लिखा है क्या? नहीं ना। तो फिर अब ये चीजें आपको मिलेंगी कहाँ से? तो अब ये चीज मिलेंगी कहाँ से? तो ये सारी चीजें आपको वहां पर अरेंज करना पड़ेगी, और ये सारी चीजें अरेंज करना पड़ेगी मतलब इसके लिए आपको वहां पर इन सारी चीजों को गैदर करना पड़ेगा। गैदर करना पड़ेगा मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो कि इन चीजों को वहां पर क्या करे, अंडरस्टैंड करे और इनकी फंक्शनलिटी वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए अलाउ करे। तो उस केस में आप यहाँ पर आपकी मशीन में जावा का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जावा चलाने के पहले आपको जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा को इंस्टॉल करने के बाद में वो सारी चीजें देगा, एक बेसिक सारा एनवायरनमेंट सेटअप करके देगा जो कि रिक्वायर्ड होता है आपको जावा को चलाने के लिए। क्लियर है? तो ये क्या होता है, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होता है। कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मींस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कि जब आप यहाँ पे जावा को डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, और ये वो प्रोग्राम्स रहेंगे जो आपको आपकी फंक्शनिंग परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जैसे जो सिस्टम नाम की क्लास है, तो वो सिस्टम नाम की क्लास आपको ये जावा जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको वहां से मिलेंगी। उसके अंदर प्रिंट स्ट्रिंग नाम की क्लास मिलेगी जिसके अंदर वो प्रिंट एलन नाम की मेथड होगी, प्रिंट नाम की मेथड होगी। तो वो सारी चीजें जब आपको मिलेगी तो फिर जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, डेवलप करेगा और रन करेगा आपकी जावा की एप्लीकेशन। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? अब फिर अगर अपन बात करें कि चलो ठीक है, आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने पढ़ ली जावा, जावा पढ़ने के बाद में हमने सीख लिया, है ना, अब हम इससे करेंगे क्या, या इससे हम किस टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की विच वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ जावा, तो किन टाइप की एप्लीकेशन अपन क्रिएट कर सकते हैं, अपन वो देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस which we can create with the help of Java। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जावा की हेल्प से, है ना, तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशन होगी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आप बोल सकते हो यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, या इसको आप और क्या बोल सकते हो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलो, या फिर आप उसको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलो, या उसको आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बोलो। क्लियर है? उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो वेब एप्लीकेशन, आप वेब एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हो। उसके अलावा आप इंटरप्राइज, ठीक है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन आप बना सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर आप यहाँ पर जैसे रोबोटिक्स में आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर ऐसे एम्बेडेड सिस्टम्स में आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर इसे गेम्स में यूज़ कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है क्या? अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप जावा को कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप जावा को डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन किससे बनेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आपने सुना होगा स्विंग, या फिर आपने सुना होगा एप्लेट्स, है ना। तो आप स्विंग का यूज करके, एप्लेट का यूज करके, एप्लेट पहले यूज होता था, उसको ओवरकम करते हुए स्विंग एग्जिस्टेंस में आया, और स्विंग की हेल्प से आप क्या बनाते हो, यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो।
अब लेकिन अगर हम बात करें डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के केस में इसका जो क्रेज है ना, जो मार्केट की जो चॉइस है ना, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे ना के बराबर जाती है। ना के बराबर क्यों जाती है? तो सिंपल सी बात है, इसको आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर समझे कि आज आप अपना खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और आप बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के साथ में आप उसकी एक एप्लीकेशन चाहते हैं। तो वो एप्लीकेशन आप जो चाहते हैं वो कैसी एप्लीकेशन चाहते हैं? आप क्या प्रेफर करेंगे आपकी एप्लीकेशन में? कोई सी भी कंपनी खोल रहे हो, कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, आप बताओ आप कैसा करना है? हाँ, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी और हाँ स्केलेबिलिटी और ये तो सब बात की बात होगी। आपकी मेन प्रायोरिटी तो वो होगी ना कि आपकी एप्लीकेशन को n नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस कर सके। आज आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप उस पर पोस्ट करते हो, तो क्यों करते हो? सब देखे, है ना। आपकी मेन जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखे, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे। आप उसके इसमें ये नहीं देखते हो कि यार मैंने जो फोटो अपलोड करा है वो कितना स्केलेबल है, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, या कितनी क्या फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं होता, राइट, है ना। फेसबुक पे अपन चीजें अपलोड करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, सिक्योर है कि नहीं है ना। और आप ऐसा बोलेंगे कि वो कितना स्केलेबल है, रोबस्टनेस को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें n नंबर ऑफ व्यूज मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखे, वहां तक रीच करे वो, राइट। सिमिलरली आज आप कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो आप यही चाहेंगे कि आपके वो बिजनेस की जो एप्लीकेशन है वो हर कोई यूजर अपने सेलफोन के ऊपर रखे, है ना। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर, आपका व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप क्या है, आजकल एक बेसिक नीड ही हो गई है ना। बेसिक नीड हो गई मतलब कि मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या कोई एम्प्लॉय क्यों ना हो, है ना, व्हाट्सअप तो एक कॉमन चीज हो गई कि हर कोई व्हाट्सअप यूज करता ही है। आज आप आपके सेलफोन में से सारी एप्लीकेशन एक बार डिलीट कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप को डिलीट नहीं कर सकते। क्या आप सोचे कि यार आपके सेलफोन में आईफोन है लेकिन व्हाट्सअप नहीं है, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये एक बेसिक नीड बन गई है, राइट। सिमिलरली आपकी जो एप्लीकेशन है, आप ये चाहेंगे कि यार हर कोई उसको सेलफोन में एक्सेस कर सके। अब भले ही वो ई कॉमर्स वाली अगर एप्लीकेशन हो तो वो सेलफोन से ऑर्डर कर सके, है ना। प्रोडक्ट बेस्ड हो तो सेलफोन से प्रोडक्ट देख के ऑर्डर कर सके। चैटिंग एप्लीकेशन है तो फिर आपको यहाँ पर सेलफोन में रखना ही पड़ेगी, है ना। अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो उसके इसमें आप ऐसा सोचेंगे कि यार सेलफोन से अपन उसको ऐसी एक्सेसिबिलिटी देते हैं कि अपन उनके रिकॉर्ड को ट्रैक कर सके, वो अपनी अटेंडेंस मैनेज कर सके, है ना, उस पर अपन मीटिंग रख सके, है ना, सारी अपडेट्स रख सके। तो सिमिलरली ये आपकी एक बेसिक नीड हो गई है। और उन बेसिक नीड के पीछे अगर मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो सब क्या होता है कि मैंने बिजनेस ओपन किया और मैंने अपने उस बिजनेस को अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में रख लिया, और उसको सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, बाकी और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के साथ में ये एक स्पेसिफिक एरिया तक ही रेस्ट्रिक्ट रह जाएगा कि जितना मैं देखूंगा बस उतना, बाकी और कुछ नहीं। तो उस केस में आज की नीड ऐसी नहीं है। कोई प्रेफर नहीं करता है कि अपने बिजनेस के लिए सिर्फ ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करवाए जिसको सिर्फ वो देख सकता है, बाकी और कोई नहीं देख सकता। तो उस केस में अभी तक जितने प्रोडक्ट्स, जितनी एप्लीकेशन जो चल रही है, जो मेंटेनेंस पर है, वो है। लेकिन नए प्रोडक्ट, नई एप्लीकेशन की बात करें तो 100 में से हार्डली 1 या 2% ही कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जाता है, अदरवाइज 98% सब वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन इसी पर ही जाते हैं। तो इसका मार्केट थोड़ा सा लिटिल बिट कम, नहीं बहुत कम है। तो उसको ओवरकम करते हुए, मतलब जो नीड है, तो बेसिक नीड को देखते हुए आपके पास में आती है वेब एप्लीकेशन। अब अगर मैं बात करूं कि ये वेब एप्लीकेशन बेसिकली होता क्या है, तो वेब एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करूं तो ये वेब एप्लीकेशन मतलब क्या होगा, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, एक एंड पर क्लाइंट होगा और एक एंड पर क्या होगा आपके पास में सर्वर, है ना। वेब एप्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक एंड पर आपके पास में क्या होगा, क्लाइंट होगा, और एक एंड पर क्या होगा आपके पास में यहाँ पर सर्वर, ठीक है। अब ये किस पे काम करेगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे क्या होती है, यहाँ पे फंक्शनिंग परफॉर्म होती है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में फंक्शनिंग परफॉर्म होती है मतलब कैसे, कि यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट करेगा और उसको इन रिक्वेस्ट, है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे,
रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पर क्लाइंट सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्लाइंट यहाँ पे क्या करेगा मेरा, तो क्लाइंट सिंपली यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट करेगा। और एक सेकेंड, ठीक है, आप क्या बोलोगे, क्लाइंट यहाँ पर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में सर्वर क्या देगा मुझे, यहाँ से रिस्पॉन्स देने का क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। अब जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि एप्लीकेशन विच रन्स ऑन द ब्राउजर and whose execution takes place on the server is known as web application। मतलब कैसे, जैसे आपने बोला फेसबुक, आपने आपका सेलफोन उठाया, आप गूगल पर गए, गूगल पे जाने के बाद में आपने फेसबुक लॉगिन लिखा, आपको लॉगिन पेज मिला, आपने क्रेडेंशियल्स डाले, आपने लॉगिन किया, आप आपके फेसबुक की एप्लीकेशन पर आ गए। आपने 4 साल 5 साल 10 साल पुराने फोटो देखे, नए फोटो आपने अपलोड करे, किसी को मैसेज भेजा, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, है ना, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया, आपने खुद ने किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेजी, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने अपने फ्रेंड्स देखे, म्यूचुअल फ्रेंड्स देखे, सब कुछ देखने के बाद आपने कर दिया लॉग आउट, वहां से आप आ गए बाहर। अब आप एक चीज ये बताओ, जिसको आपने मैसेज भेजा है, जिसका मैसेज रिसीव हुआ, तो क्या वो सेलफोन की जो इनबॉक्स है उसके अंदर आए क्या मैसेजेस? नहीं, वो तो कहाँ थे, फेसबुक वाले पर ही थे। आपने जो फोटो देखे अपलोड करे, वो सेलफोन में अपलोड करे क्या? नहीं, वो तो फेसबुक के सर्वर पे अपलोड करे। तो इसका मतलब क्या कि एप्लीकेशन विच रन्स ऑन द ब्राउजर, जो एप्लीकेशन चली कहाँ है, मेरे ब्राउजर पे, लेकिन एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ है, उसके सर्वर पे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। ये किस पे काम करता है, आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, वो कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होता है, तो वो होता है आपके एचटीटीपी। एचटीटीपी बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि क्या होता है, एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। मतलब जो अपनी रिक्वेस्ट भेजने के बाद में अपना कनेक्शन क्या कर लेता है, लॉस्ट कर लेता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वो नई रिक्वेस्ट को भेज सके। अब आप खुद सोचो कि जैसे आपने आरजीबी देखा होगा, है ना, डीएवी भी देखा होगा। अब लास्ट डेट होती है एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यार भोपाल में आरजीबी भी है ना, लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, भोपाल में बहुत तेज बारिश हो रही है। अब वहां से किसी बच्चे ने एक रिक्वेस्ट भेज दी फॉर्म फिल करने की। अब अगर हम बात करें कि अगर ये 1 to 1 अगर चलता, तो जब तक वो बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक कोई दूसरा रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकता। अब इतने थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, है ना, तो अब उस केस में अगर एक एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद में कोई दूसरा बच्चा अगर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ऐसे में तो किसी का फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। और लास्ट मोमेंट पे तो सर्वर वैसे ही डाउन रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, लेकिन आपके पास में मैसेज नहीं आता है, तो शॉपकीपर बोलता है कि यार इवनिंग तक मैसेज आ जाएगा। जैसे सर्वर का लोड थोड़ा सा कम होगा, आपके पास में वन बाय वन मैसेज आ जाएगा। तो अब उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या, ये अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, अपना कनेक्शन लॉस कर लेता है और रेडी हो जाता है दूसरी रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ताकि सर्वर के पास में रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है, उसको प्रोसेसिंग करेगा और आपको रिस्पॉन्स देने का काम करेगा। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में उसकी लिमिट से ज्यादा अगर रिक्वेस्ट एक बार में आ जाती है, तो उसमें सर्वर क्या हो जाता है, आपका डाउन हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आप फिर एडवांस जावा पढ़ते हैं, जेएसपी पढ़ते हैं, सर्वलेट पढ़ते हैं, उससे आप एप्लीकेशंस बनाते हैं। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर आप और थोड़ा सा आगे एडवांस कंसेप्ट पे जाते हैं, फीचर्स पे जाते हैं, तो फिर इसमें जावा के फ्रेमवर्क्स आते हैं। अब जावा के फ्रेमवर्क्स बोले तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास में फ्रेमवर्क्स के तौर पे हाई स्ट्रट्स होता है, स्ट्रट्स बेसिक होता है, उससे एडवांस हाइबरनेट होता है, उससे एडवांस फिर आपका स्प्रिंग होता है, उससे एडवांस फिर स्प्रिंग बूट होता है। तो अगर आप जावा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फ्रेमवर्क्स को पढ़ना ही पड़ेंगे। हाइबरनेट, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, वहां तक आप आगे लेकर आगे बढ़ेंगे, राइट। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा जैसा कि अभी आपने देखा था कि वेब एप्लीकेशन के बाद में आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अभी इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर होती है, जिसको हाईली सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली अपन क्या करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन होती है, उसको अपन इंटरप्राइज एप्लीकेशन में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे पैसों का लेन देन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके रिकॉर्ड को मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। सेकंड्स में आपका कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए पैसों का, है ना, तो वो ज्यादा आपको अगर ध्यान में रखना है, तो आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन पर जाते हैं, जिसके लिए आप EJB, इंटरप्राइज जावा बीन्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं।
क्लियर है। मोबाइल एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो आप इस केस में क्या बोलेंगे, तो करंट सिनेरियो में अगर अपन देखें, है ना, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन का भी जो ट्रेंड है जावा के तौर से, वो भी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो चुका है। क्यों डाउनग्रेड हो चुका है? क्योंकि इनिशियल लेवल पे J2ME यूज में आता था, जावा टू माइक्रो एडिशन, उससे गेम्स वगैरह सब कुछ बनता था, एप्लीकेशन बनती थी, उसको ओवरकम करते हुए एंड्रॉइड एग्जिस्टेंस में आया। अब एंड्रॉइड पे आपकी एप्लीकेशंस बनने लगी। अब आप खुद सोचिए कि मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है ना, जैसे आपने देखा होगा कि अब आजकल तो क्या आईफोन बहुत कॉमन हो गया है ना, हर दूसरे तीसरे के पास में आपको एक ना एक आईफोन तो देखने को मिल ही जाता है, राइट। तो अब पहले ऐसा था कि जनरली क्राउड एंड्रॉइड का ज्यादा था, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो आईफोन में भी उतना ही क्राउड है ना, कॉमन हो गया है कि हर किसी के पास में तो मिल ही जाता है, मतलब हर तीसरे चौथे व्यक्ति के पास में आईफोन मिलता है। तब उस केस में आपकी जो एप्लीकेशंस बनती है वो दोनों में बनती है। अब अगर कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो कोई कंपनी एंड्रॉइड डेवलपर को रखेगी, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक अमाउंट पर उसने एंड्रॉइड डेवलपर को रखा, है ना, जस्ट से उसने 15,000 में रखा, राइट। वही एप्लीकेशन को बनाने के लिए वो आईफोन डेवलपर भी सिलेक्ट करेगी और उसको भी 15,000 में रखा, राइट। 15 कितना कंपनी का कॉस्ट जा रहा है 30,000, राइट। अब वही अगर अपन बात करें कि मैं ऐसी कुछ एप्लीकेशन डिजाइन करूँ जो दोनों पर चल जाए और उसके डेवलपर को अपन अमाउंट भी थोड़ा सा ज्यादा दे दे, तो एज कम्पेयर टू अगर 15 को प्लस करके 30 हो रहा है, मैंने उसको 20 के ऑफर कर दिया, उससे क्या होगा कि डेवलपर को अमाउंट भी ज्यादा मिल गया और कंपनी को यहाँ पे सेविंग भी ज्यादा हो गई। तो उस केस में वो किसको प्रेफर करेगा? सेविंग को प्रेफर करेगा, और एक डेवलपर को प्रेफर करेगा जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड एप्लीकेशन बना दे, और वो हाइब्रिड एप्लीकेशन या तो आपकी फ्लटर से बनेगी या फिर वो एप्लीकेशन आपकी रिएक्ट नेटिव से बनेगी। क्लियर है। तो अब अगर आप फ्लटर पे जाते हो तो आई थिंक फ्लटर पे डार्ट वगैरह कुछ ऐसा कंसेप्ट लगता है, थोड़ा बहुत उसमें जावा अगर लगेगा तो लगेगा, और नहीं तो रिएक्ट नेटिव पे तो चीजें ही आपकी चेंज हो जाएगी। तो उस केस में एंड्रॉइड का भी मार्केट थोड़ा सा कम ही है। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके गेम्स वगैरह आपको डिजाइन करना है तो आप जावा में गेम्स बना सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स मतलब ऐसे कि जो कि विदाउट इंटरनेट चले, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें इंफॉर्मेशन अपन इम्बेड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह हो गए, गेमिंग कार्ड्स वगैरह हो गए आपके, है ना, जैसे आपका लाइसेंस वगैरह होता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो लाइसेंस के ऊपर जो चिप लगी हुई है उसमें जावा से इंफॉर्मेशन इम्बेड करिए, बट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स वगैरह, है ना, उसको भी ये जावा इम्प्लीमेंट होती है। रोबोटिक्स वगैरह हो गया, उसमें भी ये जावा यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है। तो कुछ इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हमने बेसिक देखा, लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ जावा, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है ना, इसके फीचर्स क्या है ना, और उसके अलावा फिर टोकन्स वगैरह क्या कैसे क्या यूज में आते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीजें कवर अप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन अपन फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।